हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनांशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ई सिक्योरिटी। ये वीडियो है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 चैप्टर का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा ई सिक्योरिटी चैप्टर है ये हमारा ई बिजनेस सीरीज का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ई सिक्योरिटी में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टॉपिक पे मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच एंड ब्रीच अवॉइडेंस। हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं कि ई सिक्योरिटी क्या होता है और कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी ब्रीच है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो ब्रीच है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ब्रीच का क्या मतलब है? सिक्योरिटी ब्रीच से हमारा मतलब है कि कोई भी ऐसी घटना जो सिक्योरिटी को हार्म करती हो, सिक्योरिटी को डिसओबे करती हो, वो उसको हम सिक्योरिटी ब्रीच बोलते हैं। चलिए देखते हैं। The 13 layers of e-security described in the World Bank publication covers both the hardware and software pertaining to network infrastructures. अब इन्होंने क्या बताया कि जो वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन है उन्होंने ई सिक्योरिटी के लिए 13 लेयर्स को डिफाइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर हार्डवेयर और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को लेके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बारे में बात की है। These 13 layers of e-security help in prevention and detection of e-security breaches. अब ये जो 13 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, ये क्या हेल्प करती हैं? ये हमें हेल्प करती हैं कि जो भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकें, उन्हें रोक सकें और उनको डिटेक्ट कर सकें, उन्हें पहचान सकें। और हम एक एक करके इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है रिस्क मैनेजमेंट, a broad-based framework for managing assets and relevant risks to those assets। अब ये लेयर क्या करती है? इस लेयर का एक काम ये है कि ये बहुत ज्यादा जो है ब्रॉड है, काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है। इसका बेस फॉर्म क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको मैनेज करना और उनके रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उन सबको मैनेज करना ही इसका लेयर का काम है। ये लेयर में यही चीज हमने डिफाइन की है। सेकेंड लेयर है पॉलिसी मैनेजमेंट। अ प्रोग्राम शुड कंट्रोल फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजरल गाइडलाइंस वाइस विज एम्प्लॉय कंप्यूटर यूसेज। अब इसमें क्या लिखा है कि एक प्रोग्राम होना चाहिए जो कि कंट्रोल करेगा फर्म की सारी पॉलिसीज को। एक फर्म की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो सारी उसके कंट्रोल में होंगी और साथ ही साथ जो है गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जितने भी एम्प्लॉय के कंप्यूटर यूसेज है, कि उस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको जो कंप्यूटर दिया गया है उसके ऊपर वो किस तरीके से कंप्यूटर पे क्या काम करते हैं, किस तरीके से उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो जो पूरा यूसेज है, ठीक है, उसकी जो गाइडलाइंस है कि वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी सारी जो है इसी प्रोग्राम के कंट्रोल में होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। थर्ड हमारे पास है साइबर इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस थ्रेट एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिगार्डिंग थ्रेट्स, vulnerabilities, incidents and countermeasures should provide timely and customized reporting to prevent a security incident before it occurs। अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि साइबर इंटेलिजेंस हमारी जो लेयर है वो कहती है कि हमारे पास थ्रेट और टेक्निकल इंटेलिजेंस के एनालिसिस होने चाहिए कि थ्रेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, कैसी कैसी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे कैसे लूप होल्स हो सकते हैं, और अगर जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए काउंटर मेजर क्या है, मतलब इनका सोल्यूशन क्या है। हमें पता है कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसका काउंटर मेजर, उसको कैसे बचाएं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ हमें कस्टमाइज्ड रिपोर्टिंग चाहिए कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो उससे पहले ही हम उसे रोक सकें, ठीक है। ये साइबर इंटेलिजेंस के अंदर आता है कि आपके सिस्टम, आपके फ्रेमवर्क को जो है एनालाइज करके आपके लिए ये इंफॉर्मेशन निकाली जाए कि किस तरीके का थ्रेट हो सकता है और आप फिर उसे रोक पाए। नेक्स्ट इज फायरवॉल, create a system or combination of systems that enforces a boundary between two or more networks। firewalls हमने पहले भी चैप्टर्स में कवर किया है। firewall क्या है?
वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स या सिस्टम के ऊपर एक बाउंड्री लगा दी जाती है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, कि किसी और नेटवर्क से आपके नेटवर्क में जब कोई भी चीज एंटर कर रही है तो उसके लिए एक फायर वॉल है, ठीक है। आपने कुछ ही चीजों को परमिशन दी है एंटर करने की, बाकी चीजें जो है ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आपने फायर वॉल इनेबल नहीं की है तो कुछ किसी और नेटवर्क से आपके नेटवर्क में कुछ भी आ रहा है तो वो बिना किसी चेक के जो है आ सकता है, उसे परमिशन मिल जाएगी। तो ये है हमारी फायर वॉल। नेक्स्ट लेयर हमारी फिफ्थ लेयर है, उसके अंदर आता है एक्सेस कंट्रोल्स एंड ऑथेंटिकेशन। Establish the legitimacy of a node or user before allowing access to requested information. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जिस भी यूजर ने आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस मांगा है, उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो जो यूजर है वो लेजिटिमेट है, क्या वो यूजर सही है, जिस नोड ने हमें इंफॉर्मेशन हमसे एक्सेस मांगा है क्या वो नोड किसी पर्टिकुलर लेजिटिमेट यूजर की ही है, हम उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं, हम उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। The first line of defense is access controls. These can be divided into passwords, tokens, biometrics and public key infrastructure PKI। अब इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम अपना डेटा या हम किसी भी तरीके की सिक्योरिटी इन्फोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही जो है चेक करते हैं कि हम बिल्कुल सही यूजर्स को अपना डेटा दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बेसिक और मेन चीज होती है। अब जो हमारा ये कंट्रोल है, हम किस किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, पासवर्ड्स की फॉर्म में, टोकन्स की फॉर्म में, बायोमेट्रिक्स की फॉर्म में या फिर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में। ये जितने भी मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं ये हम आगे चैप्टर्स में इसमें करने वाले हैं, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर पासवर्ड्स आप समझते हैं। ऐसे ही टोकन्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स में आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका आई स्कैन, इनको हम बायोमेट्रिक्स में काउंट करते हैं, और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम आगे करेंगे। तो इनके थ्रू हम ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि जो यूजर है वो लेजिटिमेट है या नहीं। चलिए आगे देखेंगे। सिक्स लेयर है हमारे पास वायरस स्कैनर्स। वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड वायरसेस आर मेथड्स फॉर डिप्लॉइंग एन अटैक। ये तीनों के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था ये एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये किसी ना किसी तरीके का अटैक जो है करने के लिए डिप्लॉय की जाती हैं। वायरस स्कैनर्स हंट मिलिशियस कोड्स बट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग। अब जो हमारे वायरस स्कैनर्स होते हैं या एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन वायरस या जो ये मिलिशियस कोड्स होते हैं इनको ढूंढते हैं और इनको खत्म करते हैं। पर क्या हमारे पास एक मेन पॉइंट ये रहता है, क्योंकि जो वायरस अटैक्स हैं वो रोज होते रहते हैं, नई नई वायरसेस बनती रहती हैं, तो जो हमारे ये कोड है, एंटीवायरसेस हैं या वायरस स्कैनर्स हैं, इन्हें भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे और जो आपका वायरस है वो कोई नई तरीके का वायरस है, तो वो है उसको एंटीवायरस जो है ना तो डिटेक्ट कर पाएगा और ना ही उसको जो है खत्म कर पाएगा। तो आपका जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो भी अपडेट हुआ होना चाहिए। चलिए सेवेंथ हमारे पास है इंक्रिप्शन। Encryption algorithms are used to protect information while it is in transit or whenever it is exposed to theft of the storage device। अब encryption क्या है? Encryption एक एल्गोरिदम है जिसे यूज किया जाता है आपके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस किस दौरान? जब भी वो ट्रांजिट में है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैवल कर रही है, उस टाइम पे आप जब अपनी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो आप उसे इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, उसे ऐसे कोड में, एक ऐसे एल्गोरिदम में उसे ट्रांसफॉर्म करके भेजते हैं कि जो भी उसको रीड कर रहा है वो बिना उसकी डिक्रिप्शन की के उसे पढ़ नहीं सकता, उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या मैसेज है। ठीक है। या फिर किस टाइम पे ये काम आती है, जैसे कि आपने अपना डेटा जो है किसी स्टोरेज डिवाइस में रखा है और वो स्टोरेज डिवाइस जो है चोरी हो गई है, ठीक है, या किसी भी तरीके का उसको डैमेज है, तो वहां पे इंक्रिप्शन जो है वहां पे काम आती है। एग्जाम्पल क्या है? रिमूवेबल बैकअप मीडिया और नोटबुक कंप्यूटर। अगर आपकी ये डिवाइसेस जो है वो चोरी हो जाती हैं, दे आर एक्सपोज टू थेफ्ट, तो उस टाइम पे आपका जो भी डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में है वहां पे इंक्रिप्शन काम आ रही है, वहां पे आपका जो डेटा है वो बिना डिक्रिप्शन की के जो है किसी और भी यूजर के लिए यूजलेस हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एट लेयर हमारे पास है एक्टिव कंटेंट फिल्टरिंग। At the browser level, it is prudent to filter all material that is non-appropriate for the workplace or that is contrary to established workspace policies।
अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपके ब्राउजर के ऊपर जो भी ऐसा मटेरियल है जो कि एक वर्क प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको ऐसा कोई भी कंटेंट जो आप एक्सेस कर रहे हैं जो आपको एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में एक्सेस नहीं करना चाहिए, उसकी फिल्टरिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आप ऐसी कोई भी जो है कंटेंट को नहीं देख सकते हैं, चला सकते हैं जो कि आपके वर्क स्पेस पॉलिसीज को वायोलेट करता हो। चलिए 9th देखेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, जिसे हम शॉर्ट में IDS बोलते हैं। दिस इज अ सिस्टम डेडिकेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ ब्रेकिंग or break-in attempts, either manual or via software expert systems that operate on logs or other information available on the network. अब ये systems जो हैं ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, मैनुअली हो या किसी भी एक्सपर्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है उनके द्वारा ही हो, जो लॉग्स में हमारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है नेटवर्क में उसमें से डेटा लेते हैं, ठीक है। वहां पे कौन कौन से ब्रेक इन अटेम्प्ट्स हुए हैं, किस किस ने कोशिश की है आपके नेटवर्क में घुसने की, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई आपके नेटवर्क में घुसा है, जो वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे डिटेक्ट की जाती है। अप्रोचेस टू मॉनिटरिंग वेरी widely depending on the types of attacks that the system is expected to defend against, the origins of the attack, the type of assets and the level of concern for various types of threats. अब ये क्या क्या वहां पे मॉनिटर करेंगे, काफी वाइड रेंज ऑफ चीजें जो हैं वो मॉनिटर की जाती हैं कि किस तरह के जो हमें पहले से पता होता है कि किस तरह के जो हमारे पास ऐसी थ्रेट्स हैं या ऐसे अटैक्स हैं जो हो सकते हैं, हम उनके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम उन अटैक्स के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, थ्रेट्स के बारे में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अटैक हुआ है या कोई ब्रेक इन अटेम्प्ट किया गया है तो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है अटैक, ठीक है, किस तरह के एसेट्स को, लैपटॉप्स को किया गया है या आपके पूरे नेटवर्क को किया गया है, एक सेक्शन ऑफ नेटवर्क को किया गया है, किस टाइप के एसेट्स को करने की कोशिश की गई है, कितने लेवल पे है, ठीक है, और बहुत से ऐसी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 10th हमारे पास है vulnerability test. Vulnerability testing entails obtaining knowledge of vulnerabilities that exist on a computer system or network and using that knowledge to gain access to resources on the computer or network while bypassing normal authentication barriers. अब इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर आप ऐसी नॉलेज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं उन वर्नरेबिलिटीज को लेके जो कि आपके सिस्टम पे ऑलरेडी या आपके नेटवर्क में ऑलरेडी हैं। उससे क्या होगा कि उसको एक्सेस करने के साथ आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज या नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर पाए बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। आप उस सारी ऑथेंटिकेशन को जो है बाईपास कर जाएंगे, मतलब उसके बिना ही अंदर सिस्टम के या नेटवर्क के घुस जाएंगे। 11th देखेंगे, system administration. This should be complete with a list of administrative failures that typically exist within institutions and corporations and a list of best practices. अब इसमें क्या है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फेलियर्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर या आपकी कॉर्पोरेशन के अंदर आपको पता है कि क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके बारे में सारी एक लिस्ट रहती है कि क्या क्या यहाँ पे जो है शॉर्ट कमिंग्स हैं और उसके साथ साथ क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आपको किस तरीके से जो है चीजें हैंडल करनी चाहिए ताकि ये चीजें ना हो, ये शॉर्ट कमिंग्स जो है हम ओवरकम कर पाए। वो सब कुछ जो है सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12th हमारे पास है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, IRP जिसे हम शॉर्ट में बुलाते हैं। This is the primary document used by a corporation to define how it will identify, respond to, correct and recover from a computer security incident. अब ये क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा जाता है उस कॉर्पोरेशन के बारे में कि इन केस ऑफ सम सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर आपके साथ कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है, किसी भी तरीके का अटैक जो है आपके सिस्टम पे किया जाता है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे कि हो गया अब आगे क्या, और उसे कैसे ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, और उस जो जो आपका लॉस हुआ है उसे कैसे रिकवर करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं।
The main necessity is to have a IRP and to test it periodically. ये काफी ज्यादा important है क्योंकि जब अटैक होता है तो उससे रिकवर करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वरना वो बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। तो ये जो एक्शन प्लान है ये बहुत ही ज्यादा हैंडी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए और बार बार पीरियोडिकली हर कुछ दिन में या जो भी आपकी कंपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली इसको टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपरली वर्किंग है, और इसमें अगर कोई चेंजेस बनाने की जरूरत है तो वो चेंजेस रेगुलरली किए जाते हैं। चलिए लास्ट और 13th लेयर जो हमारी है वो है वायरलेस सिक्योरिटी। दिस कवर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द जीएसएम, जीपीएस एंड द 802.11 स्टैंडर्ड्स। अब इसके अंदर क्या है, वो सारी वायरलेस सिक्योरिटी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। जैसे जीपीएस आपको पता है लोकेशन ट्रैकिंग के लिए रहता है, उसी तरीके से इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड वायरलेस चीजें हैं वो सारी इसके अंदर एसोसिएट हो जाएंगी और वो सारी इसमें मॉनिटर होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स, एलिमेंट्स, कंसर्न्स ऑफ ई सिक्योरिटी। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं और क्या क्या कंसर्न्स हैं ई सिक्योरिटी के, उनके बारे में बात करेंगे। सिक्योर ई कॉमर्स मीन्स दैट पार्टनर्स एंड कस्टमर्स कैन एक्सेस फर्म सिस्टम and perform transactions that can immediately be trusted and acted upon। अब जो ई कॉमर्स है उसका क्या मतलब है कि उसके जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं वो उस फर्म के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस जो हैं कर सकते हैं। अब जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं उसके ऊपर वो पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन सही हैं और सही तरीके से कैरी हुई हैं। To allow this, access must be granted and transactions logged in a controlled and secured way। अब ये जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं इनको कैरी करने के लिए जो सही यूजर्स हैं, चाहे वो फर्म के पार्टनर्स हैं या चाहे वो उसके कस्टमर्स हैं, सबको एक प्रॉपरली जो है आपको एक्सेस देना होगा, ठीक है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाए उनको सबको लॉग करना होगा, उनको सबका डेटा रिकॉर्ड रखना होगा, इस मैनर में रखना होगा, कंट्रोल्ड और सिक्योर वे में हो, ठीक है। देर आर 5 बेसिक ई सिक्योरिटी नीड्स। अब जो हम ई सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पे 5 बेसिक नीड्स आती हैं। अगर आपको याद हो, ये हमने पुराने चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं इसकी झलक देखी है कि सिक्योरिटी को लेके कौन कौन सी हमारी 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, नीड्स रहती हैं, और यहाँ पे हम दोबारा उन्हें देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिसिटी, और आपको ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्लाइंट्स ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स टू दी सर्वर्स। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी क्लाइंट जो यूज कर रहे हैं वो अपने आप को सर्वर के लिए ऑथेंटिकेट करें कि वो सही क्लाइंट है। उसके बाद क्या है, सर्वर्स ऑथेंटिकेट टू क्लाइंट्स, और जो सर्वर है वो भी ऑथेंटिकेट करे कि वो लेजिटिमेट सर्वर है क्लाइंट को। एंड बोथ ऑथेंटिकेट टू ईच अदर, आपस में जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि वो सही क्लाइंट है और वो सही सर्वर है। ऑथेंटिकेशन इज अ मैकेनिज्म टू वेरीफाई दैट मैसेज सेंडर्स आर हु दे आर। अब ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, वो एक मैकेनिज्म है ये वेरीफाई करने के लिए कि जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो पर्सन वही है जो वो क्लेम कर रहा है, ठीक है। अगर दो लोग आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को पार्सल भेज रहा है, तो जो बंदा भेज रहा है वो एक सही पर्सन होना चाहिए, करेक्ट। उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। The receiver of the transaction or any message can be confident of the identity of the sender or the integrity of the message। अब जिसने वो मैसेज या कोई भी ट्रांजैक्शन रिसीव करनी है उसे प्रॉपर श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो मैसेज है या वो ट्रांजैक्शन है वो किस पर्सन ने या किस में से हमें आई है, ठीक है। और जो मैसेज या हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसके जो कंटेंट है उस पे भी प्रॉपर भरोसा हो। अगर सपोज कीजिए कि आपके घर पे कोई पार्सल आता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि आपके किसी नोन का है या आप उसे पहचानते होंगे तभी आप वो पार्सल रिसीव करते हैं। अगर वो पार्सल बिल्कुल यूनानिमस होता है आप वो पार्सल नहीं लेके अपने घर पे जाते, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या कंटेंट है, कोई गलत कंटेंट भी हो सकता है, आप ऐसा कोई भी पार्सल एक्सेप्ट नहीं करते। वही चीज यहाँ पे है कि जो रिसीवर है मैसेज का या ट्रांजेक्शन का उसको भरोसा होना चाहिए कि जो सेंडर है वो एक लेजिटिमेट पर्सन है और उसका जो कंटेंट है मैसेज का वो भी
सही कंटेंट होगा, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होगी। When a message is received, it should be possible to verify whether it has been sent by a person claiming to be the originator and recipient of the data. अब जब आपको कोई भी जो है मैसेज रिसीव हुआ है तो ये पॉसिबल होना चाहिए ये चीज पता करने की किस पर्सन ने उसको भेजा है, कि क्या वो उसी का ओरिजिनेटर है, वो उसी ने मैसेज भेजा है, या वो पहले जो है उस डेटा का रेसिपिएंट था, किसी और ने उसे वो मैसेज भेजा और उसने आगे वो मैसेज भेज दिया। Authentication in e-commerce basically requires the user to provide his identity for each requested service. अब e-commerce में क्या होता है कि जो भी यूजर ने आप सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की है, हर सर्विस के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी जो है प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा कि कोई प्रोडक्ट है, ये मेरी कार्ट में डाल दीजिए, ठीक है, तो वो मुझसे पूछेगा कि आप अपनी पहले आइडेंटिटी बताइए। वो आइडेंटिटी कैसे पूछेगा? मुझे बोलेगा कि लॉगिन कीजिए अपना पासवर्ड लगा के, ठीक है, कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए अपने आप को कि आप कौन से यूजर हैं। ठीक है, मैंने क्या सर्विस रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड कीजिए। अगर मैं आगे बोलूंगी कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर कीजिए, वो फिर से मुझसे मेरी ऑथेंटिकेशन जो है मांगेगा। When a message enters the public internet or transfer, it must bear identification of the system from which it came. जैसे ही कोई मैसेज जो है वो पब्लिक इंटरनेट के में एक्सपोज होता है या ट्रांसफर के लिए जाता है, तो वो जो मैसेज है उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कि वो मैसेज किसने भेजा है, किस सिस्टम से आया है। ऑन द नेटवर्क दिस आइडेंटिफिकेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ द आईपी एड्रेस। अब जो हमारा नेटवर्क के ऊपर जो भी मैसेज होता है उसमें क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, आपने देखा है ना, समथिंग समथिंग डॉट समथिंग समथिंग की फॉर्मेट में जो रहता है, हमारा आईपी एड्रेस रहता है, हमारे सिस्टम का एड्रेस रहता है कि यहाँ से ये मैसेज जो है ओरिजिनेट हुआ है। सेंडर आइडेंटिफिकेशन शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन अ मैसेज इज सबमिटेड बाय द सेंडर। जो सेंडर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जब भी जो सेंडर है कोई भी मैसेज जो है सबमिट करता है भेजने के लिए, और बाय अ गेटवे सिस्टम व्हेन अ मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड। और साथ ही साथ जब एक मैसेज जो है डिलीवर हो जाता है उसके बाद ऑथेंटिकेशन होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली बेसिक नीड है, ऑथेंटिसिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है ऑथराइजेशन। After ensuring that the authenticity of the communicating party is genuine, the access is granted on the basis of right identity. अब ऑथेंटिसिटी में क्या था कि आपने पूछ लिया कि क्या उसकी आइडेंटिटी है, उसे ऑथेंटिकेट किया। अब क्या एक बार वो ऑथेंटिसिटी हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको एक्सेस जो है ग्रांट कर देंगे, ठीक है। वो क्या है? वो है ऑथराइजेशन, ठीक है। सही ऑथेंटिसिटी पे, जेन्युइन ऑथेंटिसिटी जो है उस पे होने पे, राइट आइडेंटिटी होने पे एक्सेस ग्रांट करना। चलिए थर्ड देखेंगे, प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Privacy or confidentiality is important for all sensitive data such as credit card numbers, social security numbers, government files, etc. अब जो privacy और confidentiality है वो बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है, कि जो आपका डेटा है वो ऐसे ही किसी भी पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, किसी भी पर्सन को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, स्पेशली अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं, आपका एड्रेस है, आपका नाम है, आपका फोन नंबर है, ये सारा जो डेटा है वो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। आपकी प्रिवेसी का ध्यान रखते हुए ये सारा जो डेटा है वो बहुत ही सिक्योरली हैंडल किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी आउट ऑफ रीच ऑफ अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स, external hackers, and it could not be intercepted during the course of transmission of communication. अब जो ये ऐसा आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट डेटा है वो सारा जो है वो गलत यूसेज के बिल्कुल बाहर होना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए जिसको अनऑथराइज्ड यूजर हो। किसी भी हैकर के पास आपका वो डेटा नहीं हाथ लगना चाहिए उसके, और ना ही वो जो डेटा है वो ट्रांसमिशन के टाइम, जब एक इंफॉर्मेशन जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बीच में वो जो डेटा है वो बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। The environment must protect message traffic. When the message is successfully delivered to their destination gateway, message must be removed from public environment. और जैसे ही वो जो आपका
मैसेज है वो जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन थी वहां पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन गेटवे पे पहुंच जाता है, वो मैसेज पब्लिक इन्वायरमेंट से साथ के साथ जो है रिमूव कर दिया जाना चाहिए कि वो फ्यूचर में भी किसी भी तरीके की इंट्रूजन के लिए जो है अवेलेबल ना रहे। ठीक है, ये है प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। Integrity of message means that their contents remain unmodified during transmission. इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि जब आपका डेटा जो या आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसके दौरान जो है आपका मैसेज जो है चेंज नहीं होना चाहिए। आपने जो भेजा है वही रिसीव होना चाहिए डेस्टिनेशन के ऊपर। ट्रैवलिंग के टाइम में उसके बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसे बुलाते हैं इंटेग्रिटी। The message should appear exactly as it was stored or sent. मैसेज वैसा ही रिसीव होना चाहिए डेस्टिनेशन पे जैसा कि आपने उसको स्टार्टिंग में भेजा है या स्टोर किया है। Information must not be accidentally altered or destroyed. जो उस मैसेज की इंफॉर्मेशन है वो एक्सीडेंटली भी, गलती से भी ना तो चेंज होनी चाहिए और ना ही डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। It must be clear that no one has added, deleted or modified any part of the मैसेज। ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो आपको मैसेज रिसीव हुआ है वो ऐसा ही भेजा गया था। ट्रैवलिंग के टाइम पे जो है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ना तो उसमें ऐड हुई है, ना डिलीट हुई है, ना ही मॉडिफाई हुई है। If it has been done so, it should be possible to generate an alert on any modification, addition or deletion of the original contents. अगर किसी टाइप की ऑल्ट्रेशन हुई भी है आपके मैसेज के साथ ट्रांसमिशन के दौरान, तो प्रॉपर अलर्ट्स आने चाहिए आपको। आपको प्रॉपर बताया जाना चाहिए कि उस मैसेज के साथ किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन हुआ है और उसका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट से जो है डिफर कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द पैसिव मॉनिटरिंग ऑफ डेटा। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपको प्रोटेक्ट करती है आपके मैसेजेस को जो है पैसिव मॉनिटरिंग से। इंटीग्रिटी प्रिवेंट्स एक्टिव अटैक्स ऑन द डेटा, और जो इंटीग्रिटी है वो एक्टिव अटैक से आपके डेटा को प्रिवेंट करता है। Encryption techniques such as digital signatures can detect modification of the information. अब जैसे कि हमारे पास कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं कब आपकी इंफॉर्मेशन जो है मॉडिफाई की है। डिजिटल सिग्नेचर्स हमें आपको पहले से आइडिया है और हम आगे भी इसको दोबारा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ बेसिक नीड हमारी क्या है ये सिक्योरिटी की? नॉन रिपुडिएशन। Once the message has been sent or authorized, the sender should not be able to reject at later stage of having done so. एक बार आपका मैसेज भेजा गया, ठीक है, ऑथराइज हो गया, उसके बाद जो उस मैसेज का सेंडर है वो मना नहीं कर सकता कि वो मैसेज उसने भेजा है। ठीक है, उसकी जो आइडेंटिटी है उस पर लग चुकी है, आप उसको मना नहीं कर सकते कि ये मैसेज जो है मेरे थ्रू गया है। ये हमारी जो है 5 बेसिक नीड्स हैं ई सिक्योरिटी की। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो था ई सिक्योरिटी का पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज मुझे पक्का बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। वाज इट हेल्पफुल? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल। बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, कीप लर्निंग।